आज का हमारा चैप्टर है लाइट. सो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ सोलर panel, with the use of solar panels, solar rays, we can convert that light energy into electrical energy. So that is the proof that light is one kind of energy, right? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब कि जो भी लाइट से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट है, इस फॉर एग्जांपल सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, ग्लो वॉर्म्स, राइट? तो ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है जो भी लाइट एमिट करते हैं, राइट? दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट. और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को मतलब कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट को एमिट नहीं करते, जो लाइट के सोर्सेज नहीं है, उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे. जैसे कि मून, ट्री, टेबल, पेंटिंग, दीज आर नॉट सोर्सेज ऑफ लाइट. सो लाइट है एक एनर्जी. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट के मतलब के उसके अलग अलग शेडोज होते हैं, राइट? जैसे कि जिस शेप का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी शेप का उसका शेडो बन जाएगा. देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. लाइक सी, इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. हमारी इमेज दिखेगी. हमारी इमेज मिरर से क्यों दिखेगी? क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी लाइट है उसका बाउंसिंग बैक हो रहा है, तभी हम लोग उसको देख पाते हैं. सो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रे डायग्राम है, इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच. तो हमेशा जो भी रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा वो हाईली पॉलिश सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होके हमें उसका रिफ्लेक्शन मिलता है. तो जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिल्वर्ड किया गया है, शाइनिंग किया गया है, जैसे कि हमारी जो फ्लोरिंग है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करते हैं, वो ज़्यादा शाइनिंग करेगा, तो कभी कभी उसमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि हमेशा पॉलिश सरफेस से ज़्यादा लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है. देन प्लेन मिरर इज अ फ्लैट मिरर दैट वी नो, राइट? इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द बैक. सिल्वर की कोटिंग की होगी बैक साइड, तभी वो एज अ मिरर बिहेव करेगा. उसका भी जो भी लाइट रे उस पर इंसिडेंट होगी वो तुरंत रिफ्लेक्ट होगी. So light hitting on plane mirror reflected back, right? So that is called mirror. That's why you can see your image inside the mirror. तो see here back surface है वो सिल्वर की गई है, और यहाँ पे फ्रंट सरफेस सिल्वर की गई है, राइट? तो जो ग्लास सरफेस है वो यहाँ पर ऊपर है और ग्लास सरफेस यहाँ पर नीचे है. या नाउ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अपर है, यहाँ पर अपर सरफेस, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सिल्वर सरफेस वो पीछे है बैक साइड. अब कुछ टर्म्स है प्लेन मिरर्स के. पहला है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे इज अ रे दैट लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस. जो भी लाइट रे स्ट्राइक करेगा मिरर पे, दैट इज अवर इंसिडेंट रे. रिफ्लेक्टेड रे, जो भी स्ट्राइक करने के बाद जो भी वापस जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जो इंसिडेंट रे है जो भी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है मिरर के जो भी पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल, तो जो भी हमारी मिरर की सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज अवर नॉर्मल, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. Then incident ray that we discuss, right? Similarly, reflected ray, a ray that represent light reflected by the surface, right? Then here angle of incidence we have studied. Angle of reflection means angle between reflected ray and normal, that is called angle of reflection. Now laws of reflection of light. So basically there are two laws, right? See,
to know the laws of reflection, first we have to draw this graph. See here, incident ray उस पे स्ट्राइक हुआ प्लेन मिरर पे, देन वो रिफ्लेक्ट होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये हो गया हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो इससे ही हमारा लॉ बन जाएगा। तो फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर सेम, that is called first law of reflection. And second law of reflection tells us that incident ray, reflected ray and normal drawn to the surface all are lying on the same plane. सभी के सभी जितने भी लाइन है वो अपर साइड है, या पीछे कुछ नहीं मिला हमें दूसरे साइड, तो सभी एक ही प्लेन में है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू दी सरफेस. So that is our second law, right? Now, types of reflection. So light undergoes either diffuse or regular reflection. First, see regular or diffuse. First is regular, simple. तो जब कभी भी जो भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट होगी, दैट वी नो. अगर हमारे पास मिरर है, दूसरी लाइट रे है वो उसके पैरेलल है, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो भी पहली वाली से पैरेलल है, तीसरी लाइट रे वो भी पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है, चौथी लाइट रे वो भी पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है. तो जब कभी भी हमें रिफ्लेक्टेड लाइट्स, रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल मिल रही है, सो दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी सरफेस है, जो भी शाइनिंग सरफेस है, इट इज 100% पॉलिश्ड वन, एकदम 100% शाइनिंग सरफेस है, तो उसका पूरा पैरेलल रिफ्लेक्शन हो रहा है. एंड द अदर साइड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो भी हमारे इंसिडेंट रेज है वो तो पैरेलल है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारे पैरेलल नहीं रहे, अभी वो कैसे हो गए, अनपैरेलल हो गए, सभी डिफरेंट डायरेक्शन में हो गए. क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पर सरफेस ली है वो रफ सरफेस है. रफ सरफेस मतलब कि अनइवन सरफेस है. अनइवन सरफेस से जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो कभी भी पैरेलल नहीं मिलेगी. सो दैट इज द टाइप्स ऑफ डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से कैसे फॉर्मेशन होगा इमेज का. सो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में से लाइट रे बाहर नहीं आएगी, हमने यहाँ पर एक मिरर रखा, तो वो ऑब्जेक्ट में से जो भी लाइट रे है वो इंसिडेंट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी. अलग अलग एंगल है तो अलग अलग एंगल्स में वो रिफ्लेक्ट हुई. अब उसकी जो वर्चुअल इमेज है वो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसके पीछे मुझे बैक साइड जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसको बैक साइड ड्रॉ करना होगा. तो सभी की सभी लाइटें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, एंड दैट इज आवर इमेज, एंड दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमने यहाँ पर एजप्शन लिया है ये लाइन ड्रॉ करके मिरर के पीछे, क्योंकि रियल इमेज तो मिरर के पीछे कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारी वर्चुअल इमेज है और सभी लाइट रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो हमारी वर्चुअल इमेज है. सो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, सिंपल, राइट. एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था मिरर के बीच, वही हमें इमेज का भी डिस्टेंस मिल रहा है मिरर और इमेज के बीच, बोथ आर सेम, v and u. नाउ इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. तो एक्सटेंडेड कैसे मिलेगा, राइट. तो यहाँ पर यस, सो यहाँ पर an extended object AB is placed in front of mm1, right. So see, this image of extended object is similar to
that image formed by the mirror itself. See here, this one, right? सो ये हमारा एक्सटेंडेड इमेज मिला, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. नाउ लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम ही सिंपल है. लेटरल इन्वर्जन में मान लो कि आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, राइट? प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हो और अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रहे हो, तो आपके मतलब के इमेज के हिसाब से आप अपना राइट हैंड रेज कर रहे हो. और सिमिलरली अगर आप अपना राइट हैंड रेज कर रहे हो तो इमेज के हिसाब से आप अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रहे हो. सो दैट इज लेटरल इन्वर्जन. लेफ्ट राइट दिख रहा है और राइट लेफ्ट दिख रहा है, राइट? सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कभी एम्बुलेंस देखी होगी. एम्बुलेंस के ऊपर वो लोग सीधे सीधे एम्बुलेंस नहीं लिखते, वो कुछ ऐसे लिखते हैं एम्बुलेंस, लाइक दिस, ए देन एम देन बी, ऐसे लिखते हैं वो लोग. अभी थोड़ा मुझे इतना, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आई थिंक ऐसा, और देन सी ई, हाँ यस. तो अगर इसको आप मिरर में देखोगे ना अभी ले जाके, तो वो कंप्लीट एम्बुलेंस दिखेगा. क्यों? क्योंकि ये लेटरल इन्वर्जन होके दिखेगा आपको. तो क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस में ही क्यों ऐसा लिखा हुआ दिखेगा हमें? तो देखो, एम्बुलेंस हमेशा बहुत ही अर्जेंट रहती है. हम लोग एम्बुलेंस को कहाँ से देखेंगे? तो अपने जो साइड मिरर है वहां से ही देखेंगे. तो साइड मिरर से वो एम्बुलेंस पूरा कंप्लीट एम्बुलेंस लिखा हुआ ही दिखेगा लेटरल इन्वर्जन की वजह से. तो जैसे ही हम लोग एम्बुलेंस देखेंगे और रेड लाइट देखेंगे तो तुरंत हमें पता चलेगा कि हाँ उनको साइड पहले देनी है. तो इसीलिए एम्बुलेंस में ये पहले से ही इन लोगों ने ऐसा ही लिखा हुआ होता है कि जिसे हम लोग साइड मिरर से डायरेक्ट उसको कंप्लीट रीड करें एम्बुलेंस, राइट? देन ऑब्जेक्ट, समथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज स्टार्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट. So the light rays may be self or reflected rays of object. So they can either be luminous or non-luminous. मतलब कि ऑब्जेक्ट सोर्स की तरह भी बिहेव कर सकता है और ऑब्जेक्ट जस्ट एज अ रिफ्लेक्शन भी बिहेव कर सकता है, राइट? इस फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई भी पिन रखोगे एज ए ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में करते हैं, तो वो पिन नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि वहां से कोई सोर्स, कोई लाइट सोर्स है ही नहीं. Image is the point where light rays meet or appear to meet. Now image can be of two types, real image and virtual image. Now what is real and what is virtual? Real image, if we can get image on the screen, that is real. जो भी हम लोग पर्दे पर जो भी इमेज ला सकते हैं उसको रियल बोलते हैं, या फिर जो भी पर्दे पर इमेज आ सकती है उसको रियल बोलते हैं. वर्चुअल मतलब कि वो पर्दे पर कभी भी नहीं आ सकती, वो हमारी एक इमेजिनेशन है. सो occurs where rays only appear to converge, light rays appear to meet at image, they cannot be projected on screen, right? So that is virtual image. Property of image formed by plane mirror. So these are the properties. Image is virtual and cannot be projected on screen, that is virtual. Image is erect. Image is of the same size of the object and laterally inverted. Then next characteristic, property, right? Last one is the distance of image and object from the plane mirror is same. So these are the property of image formed by plane mirror, which we are seeing for normal day-to-day use. Now use of plane mirror to see ourselves, to prepare ourselves, to ready ourselves, to make some instrument like periscope. पेरिस्कोप में हम लोग जो भी, मतलब बेसिकली पेरिस्कोप सबमरीन में यूज होता है, तो वहां पर प्लेन मिरर यूज करना पड़ेगा. इन शॉप्स फॉर डेकोरेशन. नाउ फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट? फॉर प्लेन मिरर, law of reflection always follows. Now spherical mirror. The curved surface of a shining spoon could be considered as a curve mirror.
आपने स्पून बहुत बार देखी होगी, वो कर्व सरफेस है, और स्पून में अगर आप अपनी इमेज देखोगे तो वो लार्ज दिखाई देगी या फिर स्मॉल दिखाई देगी, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द कर्वनेस, इट इज आउटर कर्वनेस और inward curveness. So curved mirror is called spherical mirror, right? So such mirrors can be considered to form a part of surface of a sphere. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. So types of spherical mirrors. So there are basically mainly two types of spherical mirrors: inward, outward. Now inward, right? Inward, that is concave mirror. Concave mirror, so its inner side is reflecting but outer surface is polished. Inner surface is reflecting but outer surface is polished. So a concave mirror is called converging. It converges all the rays on particular one point. Similarly, whose inner surface is polished, outer is reflecting, that is convex mirror, and convex mirror is always diverging. who diverge the rays, वो जो रेज है उसको बाहर फेंकती है, मतलब कि वो फोकस नहीं करती एक पॉइंट पे, वो उल्टा करती है, डाइवर्ज कर देती है रेज को. So these are concave and convex. See, this is concave mirror and this is convex mirror, right? You can see inner surface is reflecting and here outer surface is reflecting. This is center of curvature, right? Center of that sphere, center of this sphere. But that is our assumption. Our mirror is only like this portion m dash. C to P point, that distance is radius of curvature. P is pole point, right? So that is of concave mirror and convex mirror. Now there are some different phenomenons for this optics. First, pole. Pole is the point on the spherical mirror, right? And that is generally represented by P, and middle point of the mirror is called pole of the mirror, middle point, that P, right? So if we are having is, for example, this mirror, so this point, right, this point is called pole. Then center of curvature, that center of that mirror is called center of curvature and it represented by letter C, right? Center of curvature lies behind the reflecting surface in the case of convex mirror, and for concave mirror center of curvature lies in front of reflecting surface. Radius of curvature, the distance between center of curvature and pole, is called radius of curvature and denoted by capital R. Similarly, radius of curvature, so radius curvature lies in front of concave mirror, but for convex mirror it is outside the mirror, that we can call. Then next phenomenon is aperture. Aperture is the diameter of reflecting surface of spherical mirror is called aperture, that only portion of our mirror m to m dash, that is called aperture. Principal axis, the line which pass through center of curvature and pole. See, this line is called principal axis. Focus or principal axis, whenever any light of rays, means parallel rays coming from infinity, converge after reflection is called focus or principal focus. Is, for example, if this light is coming from infinite distance, after getting reflection it passes through that principal focus point, that point is called principal focus. Then focal plane, the plane through the focus perpendicular to the axis of a mirror or lens, in other words the vertical plane in which the focal point lies is the focal plane. So here see, now parallel rays are like this. After getting reflection we will get our that principal focus behind below that principal axis. Here for convex mirror,
See, parallel rays are striking on the surface of convex mirror and it will get diverge from that mirror. But if I draw enlarged line, we will get intersection point on F1. So here we got that point which is below the principal axis के exactly नीचे लाइन वही रहेगी हमारी जो वर्चुअल फोकल प्लेन है उसी लाइन पे, बट ये जो रेज है वो स्लांटेड है, उसकी वजह से हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के पॉइंट पे मिलेगी. देन नाउ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर. तो जब कभी भी हमारी जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो वो सभी रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. ये जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्वर्जिंग मिरर, उसकी ये एक बिहेवियर है. देन कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, सिमिलरली अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो डाइवर्ज होगी, बट वो जो जितने भी डाइवर्जेंस रेज है वो सभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, राइट. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. देन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ, the distance between principal focus and pole is called focal length and it is denoted by small f. Small f is equal to r by 2. So we can write r by r is equal to 2f. Now image formation by spherical mirror. So representation of image is formed by spherical mirrors using ray diagram. So first case, reflection of ray parallel to principal axis. See, for both the mirrors, whenever rays are parallel to principal axis, it always pass through principal focus. Here also it always, first it is diverging, but if we draw that line behind it tends to pass through principal focus. तो ये उसकी behavior है, right. Then next behavior in case of convex mirror, right, that we know. Now case 2, in case of concave mirror. So concave mirror में जब कभी भी अगर लाइट रे फोकस से ही पास होकर स्ट्राइक हो रही है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगी, क्योंकि तब वो जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. सो ये उसकी बिहेवियर है. नाउ फॉर कॉन्वेक्स क्या होगा, जब कभी भी ये जो लाइट रे है वो ऐसे स्ट्राइक हो रही है कि वो पीछे जाके एफ पे ही मिलने वाली है, बट यहाँ पर मिरर होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट होके फिर वापस वो कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. तो ये हुई कॉन्वेक्स मिरर की बिहेवियर. देन केस 3, व्हेन रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रहा है तो वो स्ट्राइक हो रहा है मिरर पे, बट तब ये परपेंडिकुलर बना रहा है. ये जो एंगल हुआ वो 90 डिग्री हुआ, राइट. तो 90 डिग्री होने के कारण वो लाइट वही पाथ पे वापस जा रही है, तो इट एक्वायर्स सेम पाथ, इट रिफ्लेक्टेड एंड रिटर्न बैक टुवर्ड्स द सेम पाथ. तो ये कॉन्केव मिरर के लिए हुआ. नाउ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो मान लो कि ये जो लाइट रे है इट इज अबाउट टू गो एंड इंटरसेक्ट ऑन द सी पॉइंट. क्या होगा, वो वापस जाएगा और वापस लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, राइट. तो उसी पाथ पे वो वापस गया. तो ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर. देन केस 4, इसमें जो भी लाइट रे है वो डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट हो रही है और फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. तो तब हमारा जो इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, बोथ आर सेम, इक्वली एंगल बनाएगा. सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम, ये एंगल वो तो वैसे भी सेम एंगल बनाएंगे क्योंकि दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दीज आर दी केसेस. नाउ whenever object is in between
प्रिंसिपल फोकस एंड पोल पॉइंट P, यहां पर है ऑब्जेक्ट। तो तब कॉन्केव मिरर से इमेज कैसी मिलेगी? तो तब हमें इमेज जो मिलने वाली है वो कुछ ऐसी होगी, और वो जो इमेज होगी वो वर्चुअल मिलेगी पीछे की तरफ। तो इमेज एक तो एनलार्ज मिली, देन वर्चुअल मिली, सॉरी, एक तो इमेज एनलार्ज मिली, वर्चुअल मिली और इरेक्ट मिली, सीधी मिली, बड़ी, वर्चुअल और सीधी, राइट। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच है और कॉन्केव मिरर है तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मिलने वाली है। देन नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट खुद प्रिंसिपल फोकस पे है, तो फिर क्या होगा, जो भी लाइट रेज है वो इंसिडेंट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, देन यहाँ से, तो एक जाएगी फोकस पॉइंट से और दूसरी जाएगी सी पॉइंट से, दोनों पैरेलली जाएगी। अगर दोनों पैरेलली जाएगी तो हमें इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगी। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज इज हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो सी और एफ के बीच में अब हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर, राइट। अब एक लाइट रे इस साइड गई, एक लाइट रे इस साइड, तो यहां से वापस ये लाइट गई सी पर से, और दूसरी लाइट एफ में से जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट हो रही यहाँ पर, वहां पर इमेज मिलेगी। सो ये जो इमेज है वो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है यहाँ से, एंड इट इज ऑल्सो रियल because it is left hand side of the mirror, same side of the object, so real and inverted. But position of that image is beyond c से कितना दूर मिला। then next is object at center of curvature, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट गई राइट हैंड साइड और दूसरी लाइट गई एफ से, तो एक लाइट यहाँ से मूव होगी और दूसरी लाइट यहाँ से, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई तो वहां पर ही इमेज मिलेगी। इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑन सी इटसेल्फ, तो हमें सेम पोजीशन पे इमेज मिली। अगर सेम पोजीशन पे इमेज मिलेगी तो उसकी साइज भी सेम होगी, वो रियल होगी और इन्वर्टेड मिली। देन नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, तो एक लाइट रे यहाँ से जाएगी, वो एफ से ही पास होगी, और दूसरी लाइट रे यहाँ से सी से, तो वो वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ। तो हमें एक तो इन्वर्टेड मिल गई इमेज, सो इमेज इज इन्वर्टेड, छोटी मिली मतलब कि डिमिनिस्ड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और इमेज डिस्टेंस इज बिटवीन सी एंड एफ पॉइंट, राइट। देन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अब तो ऑब्जेक्ट पूरा इंफिनिटी चला गया, तो लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो वो एफ से ही पास थ्रू होगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज एफ, सो इमेज वी विल गेट ऑन पॉइंट एफ, राइट। सो इमेज एफ पे ही मिलेगी और वो जो इमेज होगी वो पॉइंट साइज होगी, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन पॉइंट जितनी ही इमेज होगी और वो पॉइंट मिलेगी। इट इज हाईली डिमिनिस्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इसका पूरा टेबल हो गया, जो भी हमने अब तक स्टडी किया ये उसका पूरा टेबल है कि कहाँ हम लोग पोजीशन रखेंगे ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन कहाँ मिलेगी, साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी और नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी। सो इंफिनिटी पे रखा था तो फोकस पे मिली थी इमेज, हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये पूरा उसका टेबल है। नाउ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बाकी रह गया, हमने जो भी पढ़ा वो कॉन्केव मिरर के लिए था। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखूंगा तो ऑब्वियसली वो जो भी लाइट रेज है वो पैरेलल होगी एक दूसरे से, प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल होंगी, लाइट रेज डाइवर्ज होगी, राइट। बट वो जो लाइट रेज है उसको मैं अगर एनलार्ज करूं पीछे की तरफ तो वो एफ पे इंसिडेंट होगी। तो यहां पर हमारी इमेज है प्रिंसिपल फोकस पे मिलने वाली है, वो पोजीशन है, एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट इमेज है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी बट इमेज वी विल गेट इज पॉइंट,
So image is highly diminished, virtual and erect. यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच है, मतलब यहाँ कहीं पर तो एक लाइट रे इस साइड, एक लाइट रे इस साइड. सो एक लाइट रे डाइवर्ज और एक लाइट रे उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ में वापस जाएगी. बट अगर मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करूँ तो मुझे वो जो इमेज मिल रही है बहुत ही छोटी मिल रही है यहाँ पर, ये पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट. तो इट इज डिमिनिस्ड, राइट. इरेक्ट ऑल्सो. वर्चुअल. वर्चुअल क्यों? क्योंकि वो मिरर के पीछे मिल रही है. तो इट इज ऑल्सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड वेरी डिमिनिश, बहुत ही छोटी मिलने वाली है. सो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए टेबल हो गया. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, इंफिनिटी. पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज. अब क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स मिरर में इतने छोटे, मतलब कि दो ही पॉसिबिलिटी क्यों है. तो ये पॉसिबिलिटी में सब कुछ समा गया. अगर आप सी पे रखोगे तो भी सेम मिलेगा आंसर, एफ पे रखोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा. मतलब कि इनफाइनाइट और पोल के बीच पे कहीं पर भी रख लो तो भी सेम आंसर मिलेगा. दैट्स वाई हमारे पास ये बिहेवियर कम है. नाउ नेक्स्ट, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कैसा हमें इमेज मिलेगा. सो प्लेन मिरर में ऑलवेज इट विल बी ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कॉन्केव मिरर में हमेशा ज़्यादा बड़ा मिलेगा और कॉन्वेक्स मिरर में it is always be smaller than the object. Now some use of concave mirror. The concave mirrors are commonly used in torch, searchlights, vehicle, headlight to get powerful parallel beam of light. क्योंकि इन सभी में हमें एकदम पावरफुल लाइट चाहिए, तो इसीलिए कॉन्केव मिरर बेस्ड. क्योंकि कॉन्केव मिरर सभी लाइट रेज को कॉन्वर्ज करती है, एक फोकस करती है. Then shaving mirror to produce larger image of face to facilitate better viewing during shaving. मतलब कि शेविंग में अगर कॉन्केव मिरर यूज किया जाए तो वो हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लार्ज इमेज देगा. देन टीथ ऑफ पेशेंट टू सी लार्ज इमेज इट विल गिव अस. रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर फर्नेस, राइट. Then doctor's head mirror to see details of various body parts like nose, ears, etc. in dish TV antennas to focus signal, right. Now use of convex mirror. तो पहला तो हमें साइड व्यू, व्हीकल्स में यूज करते हैं एज अ साइड व्यू. देन hairpin bends on road so that driver can see the traffic approaching from another side of the bend, right. In big shops for security. Now साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. अब साइन कन्वेंशन बहुत ही ईजी है, इस डायग्राम से समझेंगे. जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, राइट, तो वो हमें पॉजिटिव लेना है. जब कभी इंसिडेंट लाइट के ही डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस हम लोग अगर फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, तो दैट इज पॉजिटिव. बट अगर कोई डिस्टेंस लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है, मतलब कि डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट, सो दैट वी हैव टू टेक इट एज नेगेटिव. प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जो भी हाइट है उसको पॉजिटिव लेना है, बट डाउनवर्ड जो भी हाइट है उसको नेगेटिव लेना है, राइट. तो लगभग हम लोग जो भी राइट हैंड साइड के जो भी डिस्टेंसेस होते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के जो भी डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव लेते हैं. So these are the sign convention for mirrors. Now magnification. So magnification is the ratio of height of the image to the height of object, right. So magnification, height of image upon height of object, h dash upon h. So m is equal to h dash upon h. So that is the first formula for magnification. Second formula to find magnification, distance of image upon distance of object. But for mirror we have to write negative because of that sign convention. So exact magnification we have two formulas, h dash upon h is equal to minus v upon u. We know that m is magnification, h dash height of image, height of object, v is image distance and u is object distance. Now
actually, what is magnification actually tells us? Magnification tells us that if it is greater than 1, then we get image which is larger than the object. If it is less than 1, then image is smaller than the object. If magnification is negative, then we got real image, but if magnification is positive, it gives us virtual image, right? So that this sign, see, if it is negative, it indicates real image, and if it is positive, it is virtual. Simple. Now reflection of light. So three different things happen when light hits a surface. It can be reflected, bounce off, absorb, or transmitted. So three things with light happen: reflected, absorb, or transmitted, right? Substance which transmit most of the light and only absorb or reflect a little bit are called transparent. Substance which completely reflect or absorb light without transmitting any are called opaque. मतलब कि जो completely reflect करता है, right? और absorb light without transmitting, मतलब absorb कर लेता है but transmit नहीं करता, that is called opaque. And some substance such as plastic, shopping bag allow some light to pass through but not all of it. This substance is translucent or semi transparent. So ये जो लास्ट वाले जो भी सब्सटेंस है, ये सारे सब्सटेंस एक तो ट्रांसलूसेंट है क्योंकि वो जो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो उनमें से लाइट को पास होने दे रहा है, राइट? तो इसको ट्रांसलूसेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. So first is opaque object. Opaque object we cannot see anything are called opaque objects. A medium that does not allow light to pass through it is called opaque object. Example: wood, stone, metal. These objects will not allow to get that light pass through it, right? Then transparent object. Transparent object means which we can see clearly are called transparent. So whenever if some object is there and we can see clearly behind that object also, that is called transparent. So the object which allows the light to travel through that is called transparent, like water, kerosene, turpentine. So whatever transparent objects are there, it is called transparent. So which allows that the light can pass through that material. And then last one is translucent, the object which we cannot see the object on the other side clearly but can see some light are called translucent object. A medium that allows only a part of the light incident on it to pass through it is called translucent medium. So example है ground glass, frosted glass, smoke glass, sunglasses, butter paper, some plastics, right? तो ये सारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है. मतलब कि एक तरीके से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये पार्शियली है, पार्शियली हम लोग उसको देख सकते हैं, पास थ्रू कर सकते हैं लाइट को. देन रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन is the phenomena that bending of light when it travels from one medium to another. So whenever the reflection of light takes place on going from one medium to another, because the speed of light is different in two media, right? So speed of light in vacuum 3 into 10 raised to 8, that is fixed. In air it is slightly less than speed of light in vacuum. Means in air and in vacuum both speed are little same, only little difference is there, otherwise they are same. Light travels with different speed in different medium. It travels fastest in vacuum because vacuum refractive index is not so much high, it is very low. Now refractive index, we are always denoting refractive index by n, right? So refractive index is the extent of change of direction of light in a given pair of media
the refractive index is relative value of speed of light in the given pair of media. So see here, one light ray incident on the transparent surface, and after getting refraction it bend towards the normal. This is normal of that side, this side. So this is the characteristic of light. Whenever light passing through rarer to denser medium, it always bend towards that normal. So now we have to calculate refractive index of the speed of light in two media is taken. So speed of light in medium 1 is V1 and medium 2 is V2. So refractive index of medium 2 with respect to medium 1 N21 is equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. So N21 is equal to V1 upon V2. N21 is equal to, so this is how speed of light relates with the refractive index, right? So here that the formula, if N21 is equal to V1 upon V2, so N12 is equal to V2 upon V1, vice versa. Then absolute refractive index. Absolute refractive index is when one medium is taken as vacuum and speed of light is taken in it, then the refractive index of second medium with respect to vacuum is called absolute refractive index. Means ये जो टर्म है absolute refractive index, तो कोई एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिलेटिव, यहां पर दूसरे मीडियम की मतलब के वैक्यूम की, अगर उसके रिलेटिव अगर हमने फाइंड की, मोस्ट ऑफन इट इज वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे कि मेरे पास वाटर मीडियम है, तो वो मैं वाटर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैक्यूम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड करूंगा, तो वो मेरे पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा. सो यहाँ पर N2 is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in given medium. We know that speed of light in vacuum is slightly faster than in air because vacuum तो पूरा खाली है, एयर में एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, सो इसीलिए so speed of light in air is c and speed of light in given medium is v. So refractive index of given medium Nm is equal to speed of light in air is equal upon speed of light in given medium c upon v. That is the simple formula to find refractive index. So here some refractive index are given, right? From this maximum refractive index is of diamond. See here, this one. It is transparent one, but still its refractive index is so much high. If refractive index is so much high, then speed of light is less in diamond, and in air it is very less. So speed of light in air is maximum one from this table. Now optically denser and optically rarer medium. What is optically denser? What is optically rarer medium? तो ऑप्टिकली डेंस रिफर्स टू इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अगर रेयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. जैसे कि मैं दो एग्जांपल लूँ, एयर और वाटर. तो जो हमारा एयर है वो रेयर मीडियम कहलाएगा वाटर के मीडियम के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर थोड़ा ऑप्टिकली डेंस्ड है बट एयर ऑप्टिकली डेंस नहीं है, तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है एयर हमारा, और वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है. तो अगर हमारे पास दो लिक्विड है, अगेन अल्कोहल और केरोसिन, तो केरोसिन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, अल्कोहल की 1.36, तो इन दोनों में से डेंसर कौन सा हुआ? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो केरोसिन डेंसर है ऑप्टिकली और अल्कोहल रेयर है ऑप्टिकली, राइट. इन अदर वर्ड्स देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी. कैसे? तो अगर एक पानी का आप एग्जांपल लो और एक तेल का एग्जांपल लो, जो तेल है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा है,
बट उसकी जो मास डेंसिटी है वो पानी से कम है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है, इससे पता चलता है हमें। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज एन इनवर्स मेजर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम। सो हियर refractive index of water is 1.33 and turpentine 1.47, right? So therefore light travels faster in water than in turpentine. So refractive index of medium 1 with respect to medium 2 n12 is equal to speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1, means v2 upon v1. Similarly अगर n21 है तो v1 upon v2 आएगा, तुरंत वो चेंज हो जाएगा, right? See, v1 upon v2, that means n12 is equal to 1 upon n21, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब कभी भी अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने चेंज कर दिया, बदल दिया, तो फिर जो यहां पर है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब कि n21 1 अपॉन n21 लिखना पड़ेगा। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसका भी लॉज सेम है। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया at the point of incident all lie in the same plane. This is exactly equal to that law of reflection, right? But here it is new, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, means n1 sine I is equal to n2 sine r. So this is our second law of refraction. It is called Snell's law, right? We can also write, see, this equation simplification is here. Sin I upon sin r is equal to n21. n21 is nothing but n2 upon n1. Simple. So that is relative refractive index, means refractive index of 2 with respect to 1. Bending of light, how light bends. So if light moves from less dense medium like air into denser medium like glass, so see, it bends towards the normal. See, it bends towards the normal, otherwise it will go in this direction, but little it bends. So that is the characteristic of bending of light via refraction. Now another vice versa, if our light ray is passing through dense medium to rarer medium, it moves away from that normal. See, otherwise it will go in this direction, so it move away from the normal. Refraction through glass slab. So here lateral displacement is there. How? If incident ray is incident on the surface of this point, on the surface of this transparent medium, it bend towards the normal. But again, after this is denser medium, now we will get rarer medium, so it move away from the normal. So this ray means AO and this ray, emergent ray, incident ray and emergent ray, both are parallel with each other. So actually without glass slab, this ray tends to move in this direction directly, but because of refraction here, this is the distance, this is the lateral displacement we get because of this glass slab. So that distance is called lateral displacement. So that is the explanation of that. Now effects of refraction of light. Yeah, so if you put one pencil inside this water beaker, अगर आप उसको बाहर से देखोगे तो आपको जो पेंसिल है वो टूटी हुई दिखेगी, बट एक्चुअली वो टूटी हुई नहीं है। बट क्यों टूटी हुई लग रही है? क्योंकि आपकी जो रेज है, जो भी रेज आ रही है वो यहाँ से बेंट हो रही है।
तो अगर वो बेंट होगी तो इतना पोर्शन, जो जितना पानी वाला पोर्शन है पेंसिल वाला, तो वो हमें अलग दिखेगा, अलग इमेज दिख रही है, इसीलिए वो टूटी हुई लग रही है। सिमिलरली अगर हमने एक पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉइन रखा है और हम उसको कॉइन को देखेंगे तो वो कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन से वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम पानी के अंदर देख रहे हैं और हमारा जो मीडियम है देखने का, वो पहले जो मीडियम होता है वो रेरर मीडियम है, रेरर टू डेंसर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर बेंट होगी, जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, इसीलिए वो जो कॉइन है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। देन अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट इज एक्चुअली। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या होगा, हमारा जो लाइट रे है वो बेंट होगा नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो वो बेंट हो रहा है, इसीलिए जब मछली यहाँ पर होती है बट वो हमें ऊपर उठी हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से रेस को पीछे खींचना है और जहाँ पर भी वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहाँ पर वो मछली हमें दिखेगी। So letters beneath slab seems to be raised due to refraction. So refraction by spherical lens. So first of all, what is lens? So lens is a transparent material bound by two surfaces of which either both spherical or one spherical and other plane. See here, convex lens both outwardly spherical, here concave lens both are inwardly spherical. First is concave lens, right? First this is second concave lens. So first convex lens is that a lens that is bounded by two spherical surface curved outwards is called double convex lens. And similarly concave lens, a lens that is bounded by two spherical surface curved inward is called double concave lens. So double concave lens is simply called concave lens. So the lenses are thinner in the middle, like this. They are thinner in the middle and thicker at the ends. These are called diverging lens, as the light falling on these lenses get diverged. But convex lens means middle portion is thicker, but this end portions are thinner. So that is exactly opposite to the concave lens, right? Now some important terms in the case of spherical lenses. First is focal length. So the distance between optical center and principal focus is called focal length of the lens. So focal length, relation between focal length and radius of curvature, that is 2f is equal to r. So f is equal to r by 2. Center of curvature. Center of curvature means if this sphere is made up of one sphere, right, center of that sphere is called center of curvature. Similarly, this portion is made up of one sphere, center of that one is called center of curvature, right? So center of these spheres are called center of curvature. See, these spheres has two surfaces, right? So one surface, this one, and another surface is this one. So two surfaces, that's why we are having two center of curvatures, C1 and C2. And we know that C1, it is 2f1, it is 2f2. Then radius of curvature, the distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. Principal axis, the line passes through center of curvature and pole is called principal axis. Optical center, a ray passes through optical center, a lens without any deviation is called optical center. Aperture, the effective diameter of the circular outline of spherical shell is called aperture. Means see, if we are having this lens, so this is called aperture, this distance, this diameter. Then
principal focus, that is the whenever light rays are incident, is for example light rays are parallel to the principal axis and they are focused after getting refraction, that focus point is called principal focus. Now concave lens, the principal focus of a concave lens is a point on its principal axis from which light rays originally parallel to the axis appears to diverge after passing through the lens, has virtual focus represented by letter F. For convex lens principal focus, the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis to which light rays originally parallel to the principal axis converge after passing through it. A convex lens has a real focus represented by again letter F. Okay, then image formation by lenses. So a ray passing through optical center, see, it directly pass through O point. Here also whenever it directly pass through O point, it is called optical center. Now yes, principal focus, whenever light rays are parallel to principal axis, it will passing through capital F. Here also, but see in concave lens it is imaginary, so we have to draw enlarged light of refracted ray, so that is our principal focus point. Then whenever light pass through principal focus point after getting refraction from convex lens, it will be moving parallel to the principal axis. For concave lens, whenever light ray is incident, it will after getting refraction it will going parallel to the principal axis, but before that this ray is about to pass through F dash, that's why it will go in the parallel with the parallel of the principal axis. Now image formation by convex lens by placing objects in the following positions. So object between principal focus F and optical center O, right? So these are the different positions. So first position, that is beyond C. So whenever, so here our object is beyond C, so if that light sorry, here by mistake our object is in between that O and F1 here, तो वो O और मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच है, राइट? तो जो लाइट रेज है वो एक लाइट रे राइट हैंड साइड गई, दूसरी लाइट रे यहाँ से पास थ्रू हुई, तो अगर पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करें तो हमें यहाँ पर वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी. सो नेचर ऑफ इमेज इज अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट and position of image is beyond 2f1, right? And we can see that size is very enlarged than the object, so it is enlarged. Now second, so object at principal focus. So if we have object here, तो यहाँ से दो लाइट रे अगेन आगे जाएगी, तो यहाँ से एक लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने वाली है आगे जाके, तो पोजीशन इज एट इनफाइनाइट. यहाँ पर राइट हैंड साइड मिल रहा है इमेज लेंस के, तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर पोजीशन मिल रही है तो इट इज वेरी लार्ज. देन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच है, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो यहाँ से दो लाइट रे आगे जाएगी, तो एक लाइट रे F से पास होगी, दूसरी लाइट रे तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगी, जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहीं पे हमारा इमेज मिलेगा. सो इमेज हमें मिल रहा है बियॉन्ड C2 पॉइंट, सो बियॉन्ड 2F2, वो इमेज हमें राइट हैंड साइड मिली लेंस के, तो रियल और इन्वर्टेड, और वो भी बड़ी इमेज है, सो इमेज हमें एनलार्ज मिल रही है. देन नेक्स्ट इज हाँ, अब हमने ऑब्जेक्ट को C पॉइंट पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगेन दो लाइट रे दिखाएंगे,
एक लाइट रे F2 से पास हो रहा है, दूसरा स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ही 2F2 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज की पोजीशन है 2F2, नेचर है राइट हैंड साइड लेंस के, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर सेम डिस्टेंस पे इमेज मिल रही है तो साइज भी सेम होगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी दिस इज ऑब्जेक्ट। अगेन दो लाइट रेज दिखाएंगे, तो एक लाइट रे यहाँ से पास थ्रू हो जाएगी, दूसरी लाइट रे स्ट्रेट जाएगी, तो यहाँ पर हमें जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर इमेज मिलेगी, तो वो होगी बिटवीन 2F2 एंड F2, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच। और लेंस के राइट हैंड साइड इमेज मिल रही है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और वो छोटी मिल रही है ऑब्जेक्ट से, सो इमेज इज डिमिनिश्ड। एंड देन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, तो सारी लाइट रेज कैसी होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सभी रिफ्रैक्ट होगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो एक पॉइंट पे ही हमें इमेज मिलेगी और वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। सो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट F2 एंड नेचर ऑफ इमेज राइट हैंड साइड है लेंस के, तो रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये पूरा टेबल बन जाएगा जो भी हमने अभी पढ़ा, राइट। देन इमेज, अब कॉन्केव मिरर की बारी, सॉरी कॉन्केव लेंस की बारी। पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस देखा, अब कॉन्केव लेंस। सो अब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 मतलब कि बियॉन्ड C रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक लाइट रे गई, एक लाइट रे यहाँ से, एक लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी और एक लाइट रे तो स्ट्रेट जाएगी। दोनों को अगर पीछे खींचे तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट। और वो जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो बहुत ही छोटा मिल रहा है, डिमिनिश मिल रहा है, सो इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश ऑल्सो। वर्चुअल क्यों, क्योंकि लेंस में जब कभी भी ऑब्जेक्ट जब कभी भी इमेज सेम साइड पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे मिलेगी, तब वो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट भी होगी। एंड देन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो लाइट रे कैसी होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डाइवर्ज करेगी। अगर पीछे खींचेंगे तो वो F1 पे मिलेगी, F1 पे हमें इमेज मिलेगी, सो पोजीशन ऑफ इमेज F1 कैसी होगी, तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड मिल रही है, तो लेंस में दोनों अगर सेम साइड पे मिलेगी तो इमेज विल बी वर्चुअल, इफ वर्चुअल इट इज डायरेक्ट। और F1 पे पॉइंट मिलेगा तो पॉइंट साइज है, इट इज कॉल्ड हाईली डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर सेम, क्यों हमें दो ही कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, क्योंकि बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर कोई भी पॉइंट रख लो, रिजल्ट सेम मिलेगा, इसीलिए कॉन्केव लेंस में दो ही कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। नाउ लेंस की भी साइन कन्वेंशन है, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की हाइट वाले हमें लेने हैं पॉजिटिव, नीचे की हाइट वाले लेने हैं नेगेटिव। अगर साइन मतलब कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करने वाले हैं तो वो नेगेटिव लेंगे, और राइट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस को फाइंड करेंगे मिरर और लेंस के, यहाँ पर लेंस है तो लेंस के, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन, राइट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो तब हम पॉजिटिव लेंगे, बट डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट लाइट तब हम उसको नेगेटिव लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव। So that is sign convention, simple. So this is also about sign convention, right? Okay, now practical application. Practical application, we are going to use lenses in spectacles, camera, telescope, microscope, etc. right? लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, तो लेंस के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव की है, वो मिरर से थोड़ी अलग है। 1/v - 1/u = 1/f, दैट इज फॉर लेंस।
We know that v तो image distance u, object distance f, focal length of the lens, right? Now magnification. Magnification formula is similar, height of image upon height of object. एंड हियर लेंस के लिए ये पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों सेम ही है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. सो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ यू. अब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, ये हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि हाँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है. और अगर नेगेटिव है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. अगर मैग्निफिकेशन ऑफ 2 मतलब कि 2 है, m इज इक्वल टू 2 मिला, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इमेज इज 2 टाइम्स इन साइज देन दी ऑब्जेक्ट, वो दुगना हुआ है. अगर मैग्निफिकेशन 1 है इसका मतलब कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों सेम है. Now power of lens. So power of lens, the degree of divergence of convergence of ray of light, divergence or convergence of ray of light by a lens is expressed in terms of power of lens. So कितना मतलब कि लेंस कितना डाइवर्ज कर सकती हो और कितना कॉन्वर्ज कर सकती है, कितनी फोकस कर सकती है और कितनी बाहर धकेल सकती है रेस को, इसको हम लोग पावर से डिफाइन करेंगे, पावर से डिनोट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर वो फोकस कर सकती है तो उसकी पावर ज्यादा है. अगर कोई दूसरा लेंस है ज्यादा से ज्यादा वो बाहर बहुत ही स्प्रेड कर सकती है अगर, तो भी उसका पावर ज्यादा है. तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर लेंस विद व्हाट लेंस वी आर यूजिंग. सो P इज इक्वल टू 1 अपॉन f. पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. So SI unit of power of lens is diopter and it is denoted by capital D. So 1 diopter is equal to 1 meter inverse, वो focal length का reciprocal है. So convex lens has power positive but concave lens power negative. तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस यूज किया है हमने, राइट? पावर अगर पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस, पावर अगर नेगेटिव है कॉन्केव लेंस. सिमिलरली फोकल लेंथ में भी अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉन्केव लेंस.